Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन विद्या। आज की क्लास में मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर से F7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 3 में डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हम लोग संख्या पूर्व अवधारणाओं के विकास यानी बच्चों में प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के बच्चों में पूर्व प्राथमिक अवस्था या प्राथमिक अवस्था के बालकों में संख्या पूर्व अवधारणा की क्या समझ है उसके बारे में आइडिया लिया था। आज उसी कड़ी में संख्याओं की समझ बच्चों पे कैसा पैदा करेंगे, उनकी संख्याओं काउंटिंग्स नंबर्स की जानकारी उनके मन मस्तिष्क में कैसे देंगे जो अस्थायी रहे, उसके बारे में डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। आज हम देखेंगे संख्याओं की धारणा समझ बनाना, संख्याओं की समझ या संख्याओं की धारणा की समझ बनाना वो छोटे बच्चे में कैसे बनाया जाए, छोटे बच्चों के सामने कैसे संख्याओं को प्रस्तुत किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर समझते हैं। संख्याओं की धारणाओं की समझ बनाना। आज ज़्यादातर शिक्षकों की यह स्थिति है कि उनका ध्यान सिर्फ संख्याओं को याद कराने पर ही केंद्रित होता है। अर्थात ज़्यादातर शिक्षकों का यह विश्वास है यदि बच्चे संख्याओं के नाम गिनती के क्रम में बोलना सीख जाएं तो इसका मतलब वे गिनना या संख्याओं को जान गए। पुरानी अवधारणा पूर्व कंसेप्ट यही है कुछ शिक्षकों का, यदि बच्चों को संख्याओं के नाम माने गिनती एक क्रम में लिख ले रहे हैं, बोल ले रहे हैं और इसका मतलब वे गिनना या संख्याओं को जान गए हैं तो गिनती की अवधारणा हो गई है, उनको गिनती की समझ है। जबकि देखा गया है कि बच्चों में संख्या की समझ धीरे धीरे ही विकसित होती है। अर्थात जो स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें संख्याओं की जो अंडरस्टैंडिंग होती है धीमे धीमे होती है और संख्या का अर्थ समझने से पहले आवश्यकता इस बात की है कि उसमें वर्गों में बांटना, क्रम में रखना, एक एक की संगति बनाना जैसी क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। अब हमें इस बात पर गौर करना है कि बच्चों में वर्गीकरण करने, क्रम में रखने और एक एक की संगत करने की क्षमता विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है। सही बात कि किसी भी बच्चे में संख्या की समझ के लिए, संख्याओं की जानकारी देने के लिए ये 3 बातें हैं, इन्हें बच्चों को समझाना चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं उनको हम देखते हैं। वे 3 बातें एक प्रकार से बच्चों को उस वस्तु का वर्गीकरण कर लें, दूसरा एक सीक्वेंस में रख लें क्रम में, तीसरा एक एक की संगतिकरण करने की क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। अगर हम एनसीएफ की बात करें या बीसीएफ को बात करें तो उन्होंने रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोचेस के आधार पर बच्चों को सीखने के लिए अलग अलग गतिविधियों का अवधारणाओं के खोजने का मौका दें, ऐसे विकास करें, ऐसी आवश्यकताएं दें कि अलग अलग कंसेप्ट बच्चों में पैदा किया जा सके, बच्चों में समझ किया जा सके। आइए कुछ हम ऐसे समूह या समूहीकरण वर्गीकरण क्षमताओं का विकास करें गतिविधि के आधार पर। हमने देखा कि संख्या को परिचित कराने के लिए वर्गीकरण, एक सीक्वेंस में रखना और एक एक की संगति करना, इन 3 कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो उसमें पहले आता है वर्गीकरण, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। बच्चा क्या क्लासिफाइड कर पाएगा, क्लासिफिकेशन कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए में बताया गया कि जैसा कि हम जानते हैं जब वस्तुओं को उनके एक ही प्रकार के गुणों के आधार पर साथ साथ रखा जाता है तो इसे वर्गीकरण या समूहीकरण कहते हैं। इट मीन्स कि एक ही प्रकार की वस्तु जिसके गुण समान हो, कभी कभार गुण का मतलब साइज भी एक प्रकार सा गुण है, साइज में, आकार दिख कैसे रहा है, शेप में,
इस प्रकार से वस्तुओं को एक साथ कर लिया जाए, एक समूह बना लिया जाए, अर्थात जिनका गुण सिमिलरिटी, जी ऐसे वस्तु जिसमें कुछ सिमिलरिटीज हो, चाहे प्रॉपर्टीज हो, चाहे फीचर्स का हो, चाहे कलर्स का हो, उस समूह को एक साथ रख दिया जाए, उससे हम समूहीकरण या वर्गीकरण कहेंगे। किसी बच्चे को वर्गीकरण आ गया यह तभी कहा जा सकता है जब वर्गीकरण की कसौटी का निर्णय कर सके और गतिविधि के दौरान इस कसौटी को बनाए रखे। यही क्षमता तार्किक अवधारणाओं की बुनियाद होती है। जी, मतलब कि बच्चों का वर्गीकरण की क्षमता विकसित हो जाए तो इसका मतलब कि यही जो तार्किक वर्गीकरण की क्षमताएं होती हैं, यही वर्गीकरण की क्षमताएं तार्किक अवधारणाओं की बुनियाद कही गई हैं, उसकी बुनियाद होती हैं। इसका मतलब उनमें तार्किक अवधारणाओं का विकास हो चुका है, तार्किक अवधारणाओं का विकास किया जा सकता है वर्गीकरण की कसौटी का उपयोग करके, वर्गीकरण का उपयोग करके। इसके लिए बच्चों के अलग अलग गतिविधियां करानी जानी चाहिए और वर्गीकरण को बच्चे समझ सकें, समूहीकरण को समझ सकें। उसके आधार पे हम बच्चों के आगे जो तार्किक अभिक्षमता है उसके बारे में भी हम कंसेप्ट अवधारणाओं का विकास कर सकते हैं। आगे देखते हैं। बच्चे रोज़मर्रा के कामकाज में अक्सर वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए इन्हें फूल, अनाज, बर्तन, कटे हुए कागज़, खिलौने इत्यादि अलग अलग रखने के लिए कहा जाता है। वे सभी वर्गीकरण हैं। लेकिन वर्गीकरण की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए बच्चों को ऐसे और अनुभवों की ज़रूरत पड़ती है जिसके आधार पे वर्गीकरण को और आसानी से सीख सकें। उसके लिए खेल भी एक अच्छा माध्यम है कि वो खेल से भी वर्गीकरण की अवधारणाओं को समझ सकें। तो हम देखते हैं बच्चे के खेल के रूप में वर्गीकरण की अवधारणाओं को गतिविधियों से कैसे करा सकते हैं। वर्ग शिक्षण के क्रम में, वर्ग शिक्षण मतलब कोई वर्ग कक्षा है, उसमें शिक्षण कार्य के रूप में वर्ग बना करके कैसे हम बच्चों में वर्गीकरण के कंसेप्ट को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। बच्चों को तरह तरह की सामग्री खेलने के लिए दें, मतलब डिफरेंट प्रकार के मटेरियल्स बच्चों को दे दें और खेलते वक्त वे अपने आप उस चीज़ को व्यवस्थित करने के तरीक़ों के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि उनके द्वारा किया गया वर्गीकरण हमें अटपटा सा लगे, किंतु बगैर झुलाए हुए हम यह सोचें कि इन्हें अलग अलग सामग्रियों अपने ढंग से एक जगह संग्रहित करने का मौका मिल रहा है। बच्चों द्वारा वस्तुओं को अलग अलग समूह में किए जाने पर उसका ऑब्जर्वेशन करें और बच्चों से बातचीत करें। उन्होंने वस्तुओं को किस तरह पे, किस प्रकार से, किस समूह से, किस गुण से उन्हें किस वर्ग में बनाया। ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों का अलग अलग वर्ग बना दीजिए या कुछ वस्तुओं का समूह कलेक्ट करके इकट्ठा वस्तुओं कुछ दे दीजिए, डिफरेंट प्रकार के मटेरियल बच्चों को सामग्री उनको कह दीजिए कि आप इन मटेरियल को अलग अलग समूह बना के रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि जितने बच्चे पार्टिसिपेट होंगे उतने प्रकार के समूह, उतने प्रकार से गुण किसी न किसी सिमिलरिटी के बेस पे बच्चे अलग करेंगे। आप उस सिमिलरिटी को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और बच्चों से बातचीत कीजिए कि आपने कौन सी सिमिलरिटी लगाई, तो आप देखेंगे कुछ नए विचार, कुछ नए आइडिया आपको भी मिलेंगे। इस प्रकार से बच्चे को खुद करने का मौका मिलेगा और बच्चे को किसी भी क्रम सामग्री को एक व्यवस्थित क्रम में वर्गीकरण करने अर्थात समूह में एक गुण विशेषता के आधार पर किस समूह में रखा जाए, इस बेस पे करने पे उनकी अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास किया जा सकता है और हो भी जाएगा। दूसरी गतिविधि हम करा सकते हैं, जैसे बच्चों को कुछ परिचित वस्तुओं को दे करके, इसका मतलब बच्चों को हम कुछ परिचित वस्तु दे दें और उस वस्तुओं से उनके समान गुणों के आधार पर समूह में बांटने के लिए कहें। आकृति के आधार पर, रंग के आधार पर, सतह या बनावट के आधार पर शुरू करें। स्वयं समान गुणों वाली वस्तुओं का एक समूह बनाकर दिखाएं। जैसे हम समझाते हैं, ये देखिए हमने डिफरेंट वस्तुओं को एक साथ रख दिया और
बच्चे ने कैसे सेपरेट किया। देखिए बॉल, इस डिस्क, व्हील और ये स्फीयर टाइप का कुछ है। इस प्रकार के वस्तुओं को बच्चों ने आकार के आधार पे जो सर्कल है दिखने में, इसको एक समूह में रख दिया। ये देखिए की है, डिफरेंट की है, सभी की बनावट अलग है, लेकिन देखने में ये की है। बनावट के आधार पे उन्होंने एक चाबियों का एक समूह बना दिया। खिलौना बच्चों को दिया गया, उन्होंने खिलौने के आधार पे एक समूह बना दिया। इसका मतलब बच्चों ने इस प्रकार से समूह बना दिया। और सामग्री बच्चों में हम देंगे तो बच्चे और समूह, अन्य आकार पर, अब रंगों के आधार पे भी बच्चा एक समूह बना सकता है। इस प्रकार से भी इसको सेपरेट वर्गीकरण कर सकता है। नेक्स्ट, बच्चों को तरह तरह की पत्तियां, कंकड़, दाल, गेंद, पेन आदि देकर उन्हें समूह में बांटने के लिए कहें। समूह निर्माण के बाद उनसे पूछें इन्हें साथ साथ क्यों रखा गया, इससे दूसरे समूह में क्यों नहीं रख सकते, इत्यादि बात पूछेंगे तो उनकी सिमिलरिटीज बताएंगे और किस लिए नहीं रख सकते उसकी डिसिमिलरिटी भी बताने का प्रयास करेंगे। इससे वस्तुओं के वर्गीकरण के बारे में उनका विचार प्रत्यय समझ में आएगा। नेक्स्ट, बच्चों को जब मध्याह्न भोजन कर रहे हो तो उनसे पूछें कौन सी चीज़ें मीठी हैं, कौन सी नमकीन है, उसका समूह बना दीजिए। उन वस्तुओं का समूह बना दीजिए। नेक्स्ट, स्वयं कुछ चीज़ों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर दें। उनसे पूछें उन्हें किन गुणों के आधार पर समूह में रखा गया। आप भी बना दीजिए, किसी वस्तुओं को अलग अलग समूह में बना दीजिए। बच्चों से पूछिए कि इनकी सिमिलरिटीज बताइए, किस सिमिलरिटीज के बेस पे इसे हम सेपरेट किए हुए हैं। तो हमने काउंटिंग अंडरस्टैंडिंग समझ बनाने की पहले क्रम में देखा वस्तुओं को वर्गीकरण करना या समूहीकरण करना, उसे कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन किया। अब सेकंड स्टेप उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम बनाना, क्रम बनाना या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या अरेंजिंग अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे समझते हैं। चीज़ों को क्रम को सजाने का अर्थ होता है उन्हें किसी नियम के आधार पर क्रम में रखना, या हम गणित की भाषा में पैटर्न भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात समझ में आई। अनुक्रम बनाने का मतलब पैटर्न बनाना। पैटर्न बनाने का मतलब किसी भी वस्तु को एक नियम क्रम के आधार पे उसको एक क्रम में रखना। एक नियम के आधार पे क्रम में रखने का मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में, या तो उसके साइज के आधार पे घटते हुए क्रम में, या एक बड़ा एक छोटा, या दो छोटा एक बड़ा, या एक बड़ा दो छोटा, अन्य अन्य प्रकार की सिमिलरिटीज के बेस पे आप वस्तुओं को रखेंगे अलग अलग समूहों में। तो इसी को पैटर्न कहा गया है। पैटर्न की अवधारणा का भी विकास एक अनुक्रम में किया जा सकता है। क्रम का एक खास तरीका ये भी है कि जैसे आप बच्चों को कुछ चीज़ें देकर उन्हें उनके घटते या बढ़ते हुए क्रम में के आधार पे क्रम में करने के लिए कहें, कुछ घड़ियां देकर कुछ घटते या बढ़ते हुए लंबाई के आधार पर क्रम में रखने के लिए कहें। जैसा हम देख भी चुके हैं कि क्रम में रखना अर्थात एक पैटर्न बनाना भी होता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि क्रम बनाने का सबसे आसान तरीका यह भी है कि किसी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाए। अर्थात एक पंक्ति में एक पेंसिल, एक रबड़, एक पेन और एक पेंसिल, एक पेन, एक पेंसिल, एक पेन के क्रम में पेंसिल और पेन को सजाकर पेंसिल और पेन की ढेर सी वैसी एक ही पंक्ति में एक क्रम में हम बना सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों से अन्य क्रम के बारे में आप पूछिए। एक पेंसिल, एक रबड़ भी लगा देंगे, इरेजर एक, या हम क्रम बना दो पेंसिल एक इरेजर का क्रम बना देंगे, दो पेंसिल एक इरेजर का क्रम बना देंगे। किसी भी प्रकार से हम कैसा सीक्वेंस क्रम बनाएंगे, इस प्रकार से पैटर्न की अवधारणा और उसकी अवधारणा आप बच्चों में स्वयं से कर सकते हैं।
इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि सुलझाएंगे। गतिविधि सुलझाने का मतलब बच्चों से गतिविधि के लिए कहेंगे, और जब बच्चे गतिविधि सुलझाएंगे तो बच्चों में स्वयं बच्चे आकार के आधार पे, वजन के आधार पे या किसी और गुण के आधार पे जो हमें आइडिया नहीं है उस सीक्वेंस में बना लेंगे। ऐसी अवधारणाओं बच्चे से आप पूछेंगे, गतिविधि कराएंगे, संख्याओं के कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हम लास्ट चलते हैं, काउंटिंग के अंडरस्टैंडिंग बनाने की कड़ी आई संगति। संगति का मतलब साथ साथ, संगति, एक एक की संगति। इसे समझते हैं, एक एक की संगति क्या है। एक एक की संगत का तात्पर्य शिक्षक मान लेते हैं कोई शिक्षक है, उन्होंने 12 बाल्स को एक रो में पुटअप कर दिया। 4 वर्ष की कोई बच्चा है, उसे गिनने के लिए कहता है कि आप काउंट करिए। शिक्षक ने उसे कहा कि गिनते हुए वह एक गेंद को पिकअप कर ले, उठा ले या छूते जाए। तो बच्ची ने उस गेंद को 3 बार गिना और हर बार अलग अलग जवाब आया। तो यह कहा गया कि गिनते वक्त वह या तो किसी गेंद को छोड़ दे रही है या किसी गेंद को 2 बार गिन ले रही है। उसकी गिनती गेंदों के अनुसार इस प्रकार थी। उन्होंने गिना कि 1 बाल, 2 बाल को कर लिया, फिर तीसरी बार एक पैटर्न, जिस प्रकार से उनका पैटर्न बना हुआ था, फिर 1 बाल को 3 कर लिया, 2 बाल को 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6, 7, 8। इसका मतलब किसी भी एक में उन्होंने 2 बार काउंट कर लिया। एक को एक बार काउंट किया, लेकिन उसके साथ ही जैसे 2 को काउंट किया जिसमें 2 बार ले लिया। इस प्रकार से काउंट करेगा तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चा गलती करेगा तो आप उसको संगत की अवधारणा को कैसे समझाएंगे। अब इस बात को बच्चे ने नहीं समझ पाया, अर्थात बच्ची को ये आइडिया नहीं आया, तो अब इसके लिए आप गिनते वक्त किसी वस्तु को छूता या छूता नहीं, बच्चा जो नहीं पकड़ पा रहा है, छोड़ दे रहा है। अगर किसी वस्तु को इस प्रकार छुआ जाए कि वापस नहीं छुआ जाता, अर्थात वस्तु को काउंट करते समय एक एक का लेकर के काउंट किया जाए, तो रेखा अभी तक एक एक की संगत की अवधारणा से बाकी है, अर्थात ऐसा कंसेप्ट रेखा में नहीं था। उन्होंने अर्थात रेखा को एक एक की संगत का आइडिया नहीं था। इसके लिए आप अवधारणाओं को समझ बनाने के लिए हमें बच्चों के कई अवसर देने होंगे जिनसे वस्तुओं की एक एक संगत कर सके। इसका मतलब हम बच्चों को ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए हम उनको अलग अलग अवसर प्रदान करेंगे। एक एक की संगत की समझ के तहत बच्चों को बहुत थोड़े से, ज़्यादा से, कम से, बराबर जैसे शब्दों का मतलब समझाना होगा। जैसे कहते नहीं, बच्चे इन सब जानने से पहले ये काउंटिंग जानने से पहले बच्चे जानते हैं ये थोड़ा है, ये बहुत ज़्यादा है, ये कम है, ये बराबर है। इन शब्दों का प्रत्यय बच्चों को आप पहले समझाएंगे। इसका उपयोग कैसे आप संगत में करेंगे समझते हैं। एक एक की संगत दैनिक जीवन में बनाने के लिए निरंतर उसका उपयोग करते रहना चाहिए। हमें बच्चों के अनुभव को विस्तार की ज़रूरत है। इस प्रकार से हम बच्चों के अनुभव का उपयोग करेंगे, विस्तार कर पाएंगे। जैसे बच्चों के जो पेंसिलों के एक कतार में बनाकर, बच्चों के पेंसिल्स जो होते हैं उसको एक कतार में बनाकर बच्चों से ही कहें कि वह उतने ही पेनों को एक कतार में बनाए जितना कतार में हमने एक पेंसिल बच्चों को बनाया हुआ है, और बच्चों से कहें आप भी उतना ही पेंसिल एक कतार में ऐसे पुटअप कीजिए। तो उनको ऐसा अवसर मिला कि एक वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं को देख करके उसकी संगत के रूप में पुटअप करने का बच्चे ने प्रयास किया। नेक्स्ट, बच्चों से यह कहें कि वह उतनी ही पत्तियां इकट्ठा करें जितने की समूह में कुल बच्चे हैं। जितने हम 10 बच्चों का समूह बना लिए और बच्चों से पुटअप किए एक बच्चे, आप उतने ही पत्तियों को पुटअप करेंगे जितने की समूह में बच्चे हैं। इस प्रकार से बच्चा केवल 3 ही लीप्स लेने का बात करेगा। इस प्रकार से उसे वस्तुओं को देख करके दूसरे वस्तुओं की संगति का आभास समझ हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ बिल्लियों
कुछ चूहों के चित्रों का एक एक समूह बना लें। अब बच्चों से कहें कि एक एक बिल्ली को एक एक लाइन के जरिए एक एक चूहे में जोड़ दें। इस प्रकार से भी आप एक्टिविटी गतिविधि करा करके बच्चों में समूह की एक एक वस्तुओं की संगत की अवधारणाओं को आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ बिल्लियों हो गया। बच्चों को संग्रहों को पहचानने का अनुभव कराएं। संग्रह मतलब जो कलेक्ट कर किया जा रहा है वस्तुओं को, बच्चे जो अलग होते हैं उसको पहचान आइडेंटिफाई करें, ये सेल्फ करें, वो खुद अनुभव प्राप्त करें। संग्रहों की तुलना करने की धारणा को तीर आरेख खींचकर बताएं। उनको तीर आरेख के रूप में बताएं, ये दूसरा समूह है, इनकी कंपैरिजन तुलना हम कैसे कर सकते हैं। इन सब के प्रत्यय बच्चों को आप समझा सकते हैं। ऐसी गतिविधियों से बच्चे यह देखकर समझ पाएंगे कि एक एक की संगति का अर्थ होता है। हमें उन्हें इसलिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। गतिविधि के दौरान वे आपस में संबंधित प्रश्न करें तथा उनका जवाब खोजने का वो प्रयास भी करें। ठीक, इस प्रकार से हम जब तक बच्चों में एक एक की संगति और कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखा पाएंगे, एक एक की संगति का प्रत्यय नहीं दे पाएंगे, तब तक बच्चों में संख्याओं की समझ नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट्स दिया, थोड़ा समराइज करते हैं। आज हमने कौन कौन से प्रत्यय को देखने का प्रयास किया। वो प्रत्यय हैं संख्याओं की समझ, जिसमें था कि हम उस वस्तुओं को एक वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। वर्गीकरण में वस्तुओं को कैसे करेंगे इसको हमने समझा। उसके बाद हमने देखा उसको हम एक क्रम में कैसे बनाए, क्रम का मतलब अनुक्रम, सीक्वेंस में। उसके बाद हमने देखा एक एक वस्तुओं की संगति कैसी की जाए, इसके लिए यदि बच्चा कैसे करेगा। इस प्रकार से बच्चा कंसेप्ट कर ले रहा है तो बच्चों में काउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग समझ हो गई है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गिनती से परिचय, काउंटिंग्स के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ काउंटिंग, गिनती क्या है, इसके प्रत्यय के बारे में देखेंगे, इसका इंट्रो लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करेंगे और चैनल्स को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।